यूज किया जाएगा तो CO प्लस CO2 और FeSO4 यूज किया जाएगा तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2 और SO3 और PbNO3 वोल्ट वाइज यूज किया जाएगा तो PbO प्लस NO2 प्लस तीनों बताओ जो बोला है O2 अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, किसी और से पूछिए। थर्मल डिकम्पोजिशन की 3 रिएक्शन बताओ। CaCO3 gas CaO plus CO2 FeSO4 gas Fe2O3 plus SO2 plus SO3 PbNO3 whole wise gas PbO plus NO3 plus O2 NO2 प्लस O2 ठीक है। फोटोलिसिस की रिएक्शन बताओ, 2 रिएक्शन। आप बताओ। हाँ बोलो, आप उत्कर्ष बोलो। अच्छा, आपका बेटा क्या नाम है? शिव? पता है? चलो बोलो। बात नहीं करो। ठीक है, आप मुझे बताइए इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, नाउ सुजैन, एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताओ और एक रेस्पिरेशन की। सब दिव्या की जिम्मेदारी है। बोलो, हाँ बोलो। हाँ? आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछी जा रही है, हिंदी नहीं समझ में आता है। हाँ, फोटोसिंथेसिस। खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, बनाओ रिएक्शन। बोलो दिशिता। बोलो, बताएंगे नहीं, आप बोलो। ये ग्लूकोज ही तोड़ दे रही फोटोसिंथेसिस। बोलो। 6CO2 plus 12H2 and it forms 6H2O6 plus 6CO2 plus 6H2. 6CO2 CO2 बना। Sorry, 6O2. ओके, नाउ अब जरा देखें कि पहला क्वेश्चन है कि राइट 5 केमिकल रिएक्शंस फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, राइट 3 chemical reactions for thermolysis, 1 for electrolysis, 2 for photolysis, ठीक है। Now write 2 chemical equation for confirmatory test of मैं क्वेश्चन पूरा करो। CO2 write 1 chemical equation for photosynthesis and 1 for respiration
and one for respiration. थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर देते हैं फिर आगे चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. That is C plus O2 gives H2 plus O2 gives H2O. नाम शिव शर्मा. शिव शर्मा. ओके. अब ये देखिए, अब इस बार आप बीच में गैप नहीं करिएगा. लास्ट ईयर आपने काफी गैप किया है शिव शर्मा, तो पता चलेगा ना. कंटिन्यूअस आना. लास्ट ईयर आए थे. अब ये देखो, H2 plus Cl2 gives 2HCl. इतनी बात समझ में आई. और देखो Mg plus O2 gives 2MgO. एक और बता देते हैं. CaO plus H2O gives CaOH का होल ट्वाइस. इसका निकनेम क्या है टिश्यू? सर लाइमस्टोन. बताइए. एक्टिव लाइन. अपडेट तो रहो. कितनी बात हो गई. सेकंड क्वेश्चन देखो. दैट इज थर्मोलिसिस. थर्मोलिसिस में एक है CaCO3, उसको हीट किया. एक है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट किया. और एक है FeSO4, इसको हीट किया. मैं तीनों इक्वेशन आगे पूरी करो. साथ में बैलेंस भी कर देना. ग्राफ बनाने को आए हो. आ सकता है. हाँ करो. सेकंड वाली करो, थर्ड वाली करो. हो रही है. बोलो बहुत अच्छा. और कुछ कर दो. ये तो कर दिया, इसको कर दो. सेकंड वाली कर दोगे तो पेन तुम्हारा है. नहीं पाना. चलो 2 यहाँ लिख दिया, बाकी सब नीचे. बस 2 लगाना. ओके. ये थर्मोलिसिस हो गई. नाउ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस किसने बताई थी? आपने बताई थी ना. दैट इज 2H2O. अगर इस पे यहाँ लिखो इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा? 2H2 प्लस O2. एट कैथोड क्या है और एट एनोड क्या है? सर एनोड पे O2 और कैथोड पे एट कैथोड और एट. नाउ थर्मोलिसिस. Photolysis. That is photolysis. देखो AgBr. AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो क्या होगा? Ag प्लस Br2. तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो. और AgCl को भी सनलाइट में रख दिया जाए
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दोनों इक्वेशन बताओ नमन। CaCO3, तो पहले वाले में CO2 पास करना चाहिए, किस में पास करना चाहते हो? कैल्शियम लाइम स्टोन पे करना चाहते हो क्या? अरविंद आप बताओ, ये लाइम स्टोन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करना चाहते हैं, बोलो। बहुत अच्छा, आप भी बोलो। हाँ, तो क्या लाइम वाटर में करो, क्या पास करो तो क्या होगा, बोलो। CaCO3 प्लस वाटर, और इसकी वजह से ये तो कलरलेस है ना, तो ये कलरलेस था और अब कैसा हो गया, मिल्की। अब क्या करोगे, हीट पास करोगे, CaCO3 प्लस H2O और इसमें और CO2 इस पास किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कि कैसा होगा, कलरलेस। समझ में आ गई बात ना। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो 6CO2 ये आगे बताओ, 6CO2 प्लस, हाँ बोलिए सुजैन। बहुत अच्छा, क्योंकि ज्यादा वाटर लगेगा और ये सनलाइट में लगेगा और किसमें, क्लोरोफिल में, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6। सुजैन आगे का बताओ, 6H2 और कुछ, क्या ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और हमको क्या देते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, और जितना पानी लेते हैं आधा ही उसका खाने में इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो ट्रांसपिरेट कर देते हैं। तो कितना वाटर निकल जाएगा, 6H2O, कितना हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज, इसका इन्वर्स कर लो, तो वो कौन सी हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी। तो क्या लिख लो, बोलो। हमने ग्लूकोज खाया, थोड़ा पानी पिया और थोड़ी ऑक्सीजन भी ली, क्या सांस भी ली, इतना चीज है ना अपने बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट लिया, आलू में होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है, इन सब में होता है। पानी के साथ ले लिया और साथ में सांस भी ले ली, ब्रीद इन कर लिया, तो क्या होगा बोलो। इसी का ठीक उल्टा लिख रहे हैं, तो क्या CO2 बनेगी जो हम एक्सेल कर देंगे, और 6 वाटर मॉलिक्यूल था तो क्या 12, जितना पानी पियोगे उसका डबल यूरिन बनेगा। देखो 6 पियोगे तो कितना बनेगा, 12H2O, और साथ में क्या बनेगा बोलो, दैट इज, आप बताओ। हाँ 38 ATP। तुम भी बताया करो, पीछे क्यों देखने लगती, बताओ दिव्या ऐसे क्यों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ना, इसको ज्यादा पढ़ा दिया। चलिए कोई बात नहीं। So this is respiration, ये हमारे सेल में होती है, ये सेलुलर साइट में रिएक्शन है, जबकि ये प्लांट्स में होती है, ठीक है। सो इन चारों क्वेश्चन को करो तो फिर हम आगे बढ़ें। वैसे रिएक्शन लिखिए। Now in text questions, page number 10. First question is that name the substance X used for whitewashing. उत्कर्ष बताओ कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। और ताशी उसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का, हाँ बोलो। क्विक लाइन या एक्टिव लाइन, उसका दूसरा नाम क्या है, चलो। सो द नेम द सब्सटेंस यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग,
So the substance used for white washing is active lime या quick lime. So CaO, that is calcium oxide या फिर active lime is used for white washing. ठीक है, तो white washing जिसको यूज करना है. अब आगे देखो, write the reaction of substance X with water. वाटर के साथ जमा किया करो, नहीं तो अगला छूटेगा, हर बार छूटेगा आपका. सो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन क्या है? तो CaO plus H2O gives CO छोड़ इस, तो ये लाइम वाटर बन गया. ये जो भी है इसके साथ मिल्क ऑफ लाइम दोनों को मिला के पुताई कर दो. ओके, और इसे लिख दो X. ये X सब्सटेंस है. सेकंड क्वेश्चन, नेम द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड. सो एट कैथोड गैस कलेक्टेड, जो भी कलेक्टेड गैस होगी, सर ये क्रॉस क्या लगा है? क्रॉस का मतलब उसमें लिखा X, तो X ही CaO है. At cathode gas collected is double than that of anode. ठीक है, and H2 gas is collected at cathode while O2 at anode. अब यहाँ देखो, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा? 2H2 प्लस O2. इससे पता चलता है फ्रॉम above रिएक्शन इट इज क्लियर दैट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन obtained is double of the volume of oxygen. और लिखना होगा. तो फ्रॉम this reaction, from above reaction, it is clear from this reaction it is clear that volume of hydrogen is double than that of, बार बार वॉल्यूम में लिखना चाहो तो देन दैट लिख दिया करो, ऑफ O2. यही रीजन है कि H2 वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से जब हमने कलेक्ट किया वो डबल आया. अब देखो आपकी बुक में इस इंटरेस्ट क्वेश्चन के ठीक ऊपर एक रिएक्शन दी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन दी. आपने देखा था कि दिव्या अगर ऐसी रिएक्शन करा दी जाए तो वो एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक? क्योंकि वो पानी उबलने लगा था, चूने में डाला था पानी. लेकिन अब एक और भी चीज है हमारे पास, मैं आपको करा दूंगा वो रिएक्शन. देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखो. एंडोथर्मिक कुछ रिएक्शंस है, कुछ फिजिकल रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होती है, जैसे बर्फ का पिघलना, तो वो आपके हाथ से हीट लेगी तो पिघलेगी. अब कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती हैं. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, अभी हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसी में Na2CO3 मिला दिया जाए. Na2CO3 क्या है? दैट इज वॉशिंग सोडा, जो बाजार में नहीं निकलता है वॉशिंग सोडा, जमीन में आपके बोरे बोरे में रखा रहता है केवी में, तो वो टॉयलेट के बाहर ऐसे छिड़क देता है. तो सोडियम कार्बोनेट, दिस इज वॉशिंग सोडा. ये कैसे, क्या नाम है इसका? सबसे सस्ता एल्कली यही चीज होता है, ये वॉशिंग सोडा, धावन सोडा भी इसको कहते हैं. वॉशिंग सोडा ये क्या होता है? जो रेलवे की चादर कभी जब तुम लोग ओढ़ते हो तो उसमें एक अलग महक आती है. रेलवे की चादर में अलग महक आती है ना, वो कौन सी है? दैट इज वॉशिंग सोडा. सो लेट अस सी Na2CO3 क्या है. ये ना इस तरीके का Na2CO3, ये सबसे चीप एल्कली है. इतना 2 रुपए में मिला. वो 10 किलो अगर आप 1 किलो ले लो तो 10 रुपए का मिलता है. तो इट इज चीप एल्कली. ठीक है कि नहीं? इससे क्या होता है, जैसे बोरे धो लिए घर के, जो सबसे सस्ता डिटर्जेंट अगर कोई है
तो वो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा डिटर्जेंट है? अगर सोडियम कार्बोनेट और बेरियम हाइड्रोक्साइड को इसका एक्वियस सोल्यूशन मिला दिया जाए और टेस्ट ट्यूब को पकड़ा जाए, इसको कल करके परसों करके देखेंगे, तो बिल्कुल ठंडी टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए तुम्हारी बॉडी की हीट वो ले रहा है, हीट दे नहीं रहा है, उसको रिएक्शन करने के लिए हीट चाहिए, और तुमने जैसे ही पकड़ा तो वो तुम्हारी बॉडी से हीट ले लेके अंदर रिएक्शन होने लगी। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? द रिएक्शन विच नीड्स एनर्जी टू गेट अकम्प्लिश्ड, जो पूरा होने के लिए हीट ले या गर्म करनी पड़े फ्लेम में, ऐसी रिएक्शन। वो सभी रिएक्शंस कैसी होंगी? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या आप बता सकती हैं कि जो थर्मोलिसिस है या फोटोलिसिस है या इलेक्ट्रोलिसिस है, इन तीनों में से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है? दिव्या बताओ। ये कह रहे हैं कि तीनों ही है, क्योंकि तीनों में हीट देनी पड़ रही है ना। FeSO4 टूटता है, ना CaCO3 टूटता है, ना PbNO3 होल ट्वाइस टूटता है। इन तीनों को हीट देनी पड़ती है। अब कुछ जैसे AgBr और AgCl है, वो सनलाइट से टूटते हैं, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है। सभी को तो एनर्जी चाहिए। सो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। बात समझ आ गई? और अगर इसको करा दिया जाए, इसको भी हीट चाहिए, अगर हीट ना दो तो हाथ से पकड़ो उतने में ही हो जाएंगे, हाथ ठंडा कर देंगे। तो इससे क्या पता चला? देखो उसी के ठीक ऊपर लिखी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड, ये लिखा है ब्लू वाले में, पढ़ो इस चीज को। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करो तो बताओ जरा मैं कि क्या बनेगा? बोलो। बेरियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड के साथ किया गया क्या? चलो अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको कर लें। दैट इज NH4 Cl, NH4Cl तो है, बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड नहीं, तो भी करा देते हैं। तो इनसे कराओ तो बोलो क्या बनेगा? ये ठीक बताए, बोलो। BaCl और ये बता दे, बहुत मासूमियत का इनकार सर। नहीं तो BaCl तो सभी को पता है कि बेरियम की 2 की वैलेंसी है और Cl की 1 की, तो ऐसे लगा देते हैं। सही है। और क्या बनेगा? NH4OH होल ट्वाइस। ये और मासूम आंसर है, देखो कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। NH4OH है तो मर्जी से ट्वाइस कर दिए, जबकि NH4 और OH ये 1 प्लस और 1 माइनस। सही है। सो दिस रिक्वायर्स हीट। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि उनको हीट देनी पड़ती है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। नाउ उत्कर्ष while सेंटेंस पूरा करिए। while all the ये combination reaction are यस, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे फुलझड़ी जला लिया, Mg जला लिया, तो क्या उसमें हीट निकलती है? तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब देखो all combination reactions are now differentiate between combination reaction and decomposition reaction. Combination reaction, when two or more reactants combine, बोलो अमन सेंटेंस पूरा करिए, to form, सिंगल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा, that is single product, that is A plus B forms C या A plus B plus C forms D. Why? When one reactants break down
to form two or more products, जैसे कि A से B प्लस C बन जाए या A से B प्लस C प्लस B बन जाए। इट इज, ये कैसी होगी रिया? एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी? बहुत अच्छा, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, while it is endothermic in nature। सुजन एक और बताओ जरा इसका डिफरेंस। हाँ बोलो, मैं क्या बोलूँ? हो गया, वो कर दिया। अब आप अभिषेक की भी जिम्मेदारी आपकी कंधों पे, आप ही को बताना होगा। अब जैसे ताशी सुहाना का निभा रही है तो आप भी अभिषेक का निभाना। बोलो। हाँ ताशी आप बता दो। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपलर से कैसा बन जाता है? जैसे H2Cl2 से 2HCl, तो उससे कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? या फोटोसिंथेसिस ही देख लो इसे, तो इट फॉर्म्स कैसे बनेगा बोलो? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जबकि इसमें क्या होगा? इट फॉर्म्स सिंपलर सब्सटेंस। फिर एक कोई इक्वेशन दे दीजिए कि H2 plus Cl2 gives 2HCl, और यहाँ 2HCl breaks down to form H2 plus, ठीक है? उल्टा कर दें तो एक में हीट निकलेगी और एक में देनी पड़ेगी ब्रेक डाउन करने की। ओके ना, द थर्ड काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अदरवाइज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो थर्ड काइंड हम देखें, व्हाट इज द थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, सॉल्यूशन CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया, और उसमें आयरन नेल डाल दी, तो क्या होगा? आयरन नेल डाल दी। ध्यान दो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में दो चीजें हैं। एक तो इसके अंदर कॉपर के आयन्स होंगे और किसके होंगे? सल्फेट के आयन होंगे। और जो आयरन है, आयरन के अंदर क्या होगा? जरा सोचो सोडियम मेटल कैसा होता होगा। सोडियम मेटल, क्या तुम्हें सोडियम का 2, 8 और 1 इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? तो इसमें अगर तुम देखो तो सोडियम का ये न्यूक्लियस हो गया, और पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में, तीसरी में कितने बोलो? तीसरे में तो एक है ना, और पहली ऑर्बिट में 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जब ये 1 दे देगा तो क्या Na प्लस बनेगा? तो ये Na प्लस, ये सभी जो Na हैं वो अपने अपने लैटिस पॉइंट पे रहते हैं। अगर सोडियम मेटल में देखें तो क्या इनके इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा कि नहीं लेगा? मेटल के अंदर तो सभी सोडियम के, तो कौन लेगा? क्लोरीन होता था तो क्लोरीन ले लेता था, ये ले लेता था कि नहीं? Cl- बन जाता था। लेकिन पूरा मेटल अगर सोडियम का हो तो इनसे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है? नहीं लेगा। फिर से इस बात पे ध्यान दें, जैसे ये सोडियम मेटल समझो, तो ये सभी इसके पॉइंट्स हैं। इन पर कौन बैठा होगा? इन पर सोडियम आयन बैठा होगा, सोडियम नहीं बैठा होगा। कौन बैठा होगा? उसने कहा कोई हमसे ना भी ले तब भी हम अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, हमको ऑक्टेट तो पूरा करना ही होगा। दूसरा केस देखो, अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड होता तब क्या होता बोलो? वैसे ये सोडियम क्लोराइड का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्रीन के कलर के क्लोरीन है और ग्रे कलर का क्या है? सोडियम। तो अल्टरनेट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो होता क्या होगा बताओ सोडियम क्लोराइड के केस में? सोडियम का तो आपने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अब क्लोरीन का क्या है बोलो? 17 वाले का
क्या 7 है? अगर इसका अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे डॉट स्ट्रक्चर तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? क्या 7? इसके आउटर में कितने होंगे? 1। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा हम तुमको दे रहे हैं और मैं Na+ बन जाता हूँ, तुम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लोगे तो क्या तुम पे माइनस चार्ज आ जाएगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो क्या इसके सेंटर में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देने के लिए मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। देखो एक अगर निकल गया तो 10 ही तो बचे। 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया और इसके पास क्या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, उसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसके सेंटर में बताओ अमन कितने प्रोटॉन है? क्लोरीन के सेंटर में बताओ। चलो 17 तो प्रोटॉन हो गए, लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया मान लीजिए इसी से चल के, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चलो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या इसके पास 17 ने तो 17 को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक एक्सेस निगेटिव चार्ज है। तो अब ये Cl- जब निगेटिव होता है तो आइड लग जाता है, क्लोराइड, और प्लस होने से Em लग जाता है, तो सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन गया? अब इनके बीच में जब कैटायन और एनायन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, कैटायन और एनायन, तो इनके बीच अट्रैक्शन है और इसी वजह से सोडियम क्लोराइड। कभी खड़ा नमक देखा है आप लोगों ने? खड़ा नमक क्रिस्टल, एक पिसा नमक होता है और क्रिस्टल होते हैं खड़े नमक के। तो वैसे ही सफ़ेद नमक हो, काला नमक खड़ा देखा है जो बाजार में बिकता रहता है जगह जगह। तो काला नमक तो हमारे पास भी रखा है क्रिस्टल में, वैसे ही खड़ा नमक भी होता है। तो उसके क्रिस्टल्स कैसे होते होंगे? लेट अस सी, दिस इज ब्लैक सॉल्ट। ऐसा ही खड़ा नमक भी होता है, सफेद में क्रिस्टल का, जैसे ये क्रिस्टल है ना, ऐसे ही होगा। तो इस तरीके का सफेद होगा तो सफेद का हो जाएगा, काले होने से कुछ ज्यादा नहीं है। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई? तो ये तो मैंने बात कर दी कि सोडियम क्लोराइड में अल्टरनेट कैटायन और एनायन है, लेकिन पूरा अगर सोडियम ही सोडियम ले लिया जाए तो सोडियम में क्या होगा बोलो? सोडियम या कोई भी मेटल ले लिया जाए, वे अपने इलेक्ट्रॉन कहेंगे भाई हमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, कोई ले या ना ले, वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ देते हैं बीच बीच में। और ये इलेक्ट्रॉन क्या घूमते रहते हैं ऐसे? बोलो, इसके चारों, इसने ये सभी सोडियम मानो, ये मत सोचो अब यहाँ पर कि कोई ग्रीन भी है, सब ग्रे मान लो। तो और इसने सबने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो जब छोड़ दिए तो क्या वो बीच में घूमते रहेंगे? उसको कहेंगे, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी शुरू हो गया है, नहीं शुरू हुआ अभी, लाइट शुरू हुआ है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इसने छोड़ दिए मेटल ने, वो अब अगर तुम एक तरफ प्लस प्लेट लगा दो और एक माइनस, तो प्लस की ओर भागेंगे। तो क्या मेटल इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? प्लस प्लेट और माइनस प्लेट लगा दो, बैटरी अगर लगा दो, बैटरी के 2 टर्मिनल यहाँ जोड़ दो, तो एक एंड प्लस हुआ और एक एंड क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर भागेंगे? प्लस एंड की ओर कि माइनस एंड की ओर? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो बोलो, किसी भी मेटल में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तुम ये कह सकते हो कि इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस मॉडल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में सोडियम आयन। अब जरा देखो, होता क्या होगा कि मान लीजिए आपने सोडियम को ऊपर से हैमरिंग करा और ये पीस हो गया, एक सोडियम अलग हो जाएगा ना जब हैमर करोगे। तो क्या वो जो सोडियम को तुमने पीटा या लोहे को पीटा, मेलिएबिलिटी होती क्या है? जब तुमने सोडियम को पीटा तो ये अलग हो गया, तो क्या अब इसको गिर जाना चाहिए? कि मेलिएबिलिटी में गिरता नहीं है, इट कैन बी बीटन इनटू शीट ऑफ फाइल, ही चला जाता है। होता क्या है, जब ये बाहर गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर भी घूमने लगेगा, अरे मत जाओ, और इसके चारों तरफ। तो क्या होगा? घूमते घूमते इसको उसी में बॉन्ड करके रखेगा ना, क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहा है। जैसे पंजाबी घराने में क्या होता है, कोई बेटा या बेटी बहक भी जाएगी तो भी कहते हैं अरे मत जाओ, उसको बुला के ले आते हैं। पंजाबी में घर टूटता नहीं है, क्योंकि वो लोग कितना भी कोई कैसे भी कर ले, पूरा परिवार जाके उसको अपना लेता है। इसी तरीके से मेलिएबिलिटी क्या होती है। और अगर यहीं पर दूसरा कोई होता जिसके अपने अपने बॉन्ड्स फुल होते, फ्री इलेक्ट्रॉन ना होते, तो वो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्लोरीन में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही दूसरे से ले रहा है। अगर तुम कहो कि क्लोरीन से कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा हमको खुद ही चाहिए, हम कहाँ से फ्री दे दें, हमारा ऑक्टेट ऐसे ही नहीं पूरा हो रहा है।
तो नॉन मेटल है, जैसे कार्बन हुआ, इनको तोड़ो तो टूट जाते हैं, वो फ्रेजाइल हैं, वो ब्रिटिल हैं, वो भंगुर हैं, वो कैसे हैं? ब्रिटिल हैं। हाउएवर मेटल्स क्या हैं? मैलिएबल। ये क्यों मैलिएबल है? जितना तुम बीट करके सोडियम अलग करोगे उसके चारों तरफ कौन घूमने लगेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल समझ में आ गया क्या होता है? और कुछ समझो, कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे मैंने इसमें Fe डाला, तो इतना जान लो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी को मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय मेटल? जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, द टेंडेंसी ऑफ लीविंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक प्रॉपर्टी। और जो जितना लेने के लिए, द अर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें उत्सुकता दिखे, इट इज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई? तो अब जरा देखो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए। प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी ऑफ, कौन सी टेंडेंसी? लीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक प्रॉपर्टी। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जरा नाम बताओ। बिल्कुल सही। द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन या रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे कॉल्ड नॉन मेटेलिक। अब उस टेबल को देखो, जैसे जैसे हम फर्स्ट ग्रुप से इधर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे टेंडेंसी घट जा रही है। सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें होगी? लिथियम सोडियम। सबसे ज्यादा टेंडेंसी अमन फर्स्ट ग्रुप में है देने की। सबसे बड़ा दानी कौन है ग्रुप का? और उनमें भी महादानी कौन है ग्रुप में? फ्रांसियन। फर्स्ट ग्रुप अपने में दान दाता है, लेकिन उनमें भी अगर कंपेयर किया जाए तो महादानी कौन है? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? और सबसे बड़ा राजा वो हुआ, तो सबसे बड़ा रंग कौन हुआ? भिखारी। हु इज द गुड एक्सेप्टर? 17। 18 ग्रुप का तो ऑक्टेट पूरा है, वो नॉर्मल गैसेस है। हीलियम नियॉन का तुमने देखा था नहीं? हीलियम का 2-8 होता है कि नहीं? हीलियम का अब ऐसे आर्गन का देखो तो 2-8 है। इन सभी के ऑक्टेट पूरे हैं। हम 18 की बात नहीं कर रहे, वो तो इनर्ट है, वो गैसेस है। तो सबसे बड़ा दानी कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप हुआ। और सबसे बड़ा एक्सेप्टर कौन है? गेनर। कौन सा? 70 ग्रुप। तो मोस्ट मेटेलिक कौन हुआ ये बताओ? वैसे सही बता रहा हूँ, बट मोस्ट मेटेलिक फर्स्ट ग्रुप है। और मोस्ट नॉन मेटेलिक, अगर सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा भिखारी एक साथ मिल जाए तो वो संबंध सबसे अच्छा है। राजा दे के भूल जाए और भिखारी ले के भूल जाए। इसीलिए पानी में NaCl ही NaCl है। सबसे बड़ा दानी वहां का, सबसे भिखारी वहां का। इससे अच्छा संबंध कोई हो सकता है? बोलो, नहीं समझा? वो सबसे अच्छा देने वाला और ये सबसे अच्छा। तो समुद्र में सबसे ज्यादा उसी की मात्रा पाई जाती है। इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा। समझ आ गई कि नहीं? तो अब जरा देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, तो आगे बढ़ने पर इनकी टेंडेंसी वैरी करती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मेटेलिक प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, अब इस पर ध्यान दो। अब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों रहा है, तो Fe और इसमें Fe इज मोर रिएक्टिव, मोर मेटेलिक। कैसा है बोलो? मोर मेटेलिक देन कॉपर। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्टिव देन। जरा ध्यान दो, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर करके भी दिखाऊंगा सारी चीजें, इसीलिए वो बीकर भी। ये देखिए, मान लीजिए अगर आपने इसमें नेल डाल दी, ये नेल, और इसमें ब्लू कलर का कौन सा सॉल्यूशन ले लिया? CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया। तो अब इसमें Cu और SO4, Cu2+ है,
अच्छा, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए होंगे बोलो? SO4 आयन को दे। सल्फेट आयन, सल्फेट एक आयन है। सल्फेट आयन तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं से तो 2 इलेक्ट्रॉन ये मार के लाया है। किसने दिया इसको? Cu ने दिया। अब Fe आ गया, आपने Fe कील डाल दी, लोहे की कील। ब्लू कलर के सल्फेट सोल्यूशन में किसकी कील डाल दी? लोहे की। Fe ने कहा भैया हमसे कोई ले या ना ले, आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये कौन सा मॉडल बताया आपको? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। Fe की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, तो वो क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जरा देखो, इसमें से Fe उतरने लगा, बोला हम देंगे इलेक्ट्रॉन कॉपर, तुम जाओ वहां 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आए, चलो वहां रिसीव करो। जैसे घर में बड़ा आदमी नहीं निकल जाए, बच्चों से तुम चलो हम निपट लेंगे, तो किसकी ज्यादा टेंडेंसी बताओ देने की? Fe। तो Fe उतर जाएगा सोल्यूशन में। आई विल डोनेट। राजा कहेगा अपने सामंत से, तुम क्यों दे रहे हो जब मैं बैठा हूं, मैं भिखारी को दूंगा, सामंत को रोक लेगा कि नहीं? तो विच इज हैविंग मोर टेंडेंसी दैट विल डिसेंड इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में उतर जाएगा। लेकिन जब Fe उतरा तो तुमको मालूम है पीछे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं छोड़ आएगा? उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन जाके एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ 2 चीजें हो रही हैं। एक तो Fe ने सबसे पहले क्या किया बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और सोल्यूशन में उतरा है। जब ये सोल्यूशन में उतरा तो अब इसे एक्वियस कहा जाने लगा। पानी में कोई चीज उतर जाए तो क्या जलीय विलयन ना हो गई? और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसने ले लिया? पहले से कौन तैर रहा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन मजबूरन ले लिया और चुपचाप आकर के यहाँ आके बैठता गया। जितने कॉपर जलते जाते उतने Fe उतरते जाते, क्योंकि अगर 10 सल्फेट हैं तो वो या तो 10 कॉपर के साथ रह ले, या 10 आयरन के साथ रह ले, 5 कॉपर या 5 आयरन के साथ। इक्वल भी तो कैटायन चाहिए कि नहीं? क्योंकि इसके 2 नेगेटिव चार्ज हैं और इस पे 2। अगर मान लो यहाँ 4 सल्फेट आयन होते या 2 सल्फेट आयन है, तो इनके साथ कितने कैटायन अलाउड हैं? 2 ही अलाउड होंगे। या तो 2 कॉपर रह लें, तभी तो न्यूट्रल बने रहेंगे ना सोल्यूशन। 2 कॉपर, 1 चला गया तो 1 Fe आएगा, रिप्लेसमेंट बेसिस। समझ में आई बात? अब पूछो, दैट इज ये क्या बन गया बोलो? Cu बन गया। क्या बन गया? इसको एक बार हम देखें और फिर से समझें इस चीज को। Cu सभी मेटल की टेंडेंसी होती है, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी। किसी में कौन बोलो? हाँ, Cu मेटल है, तो इनमें किसी में ज्यादा टेंडेंसी होती है, तो मजबूरन उसको अब मेटेलिक होना पड़ेगा। यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहां वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो गया। लेकिन सोल्यूशन में फ्रीली कौन तैर रहा है? सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? Fe की ज्यादा टेंडेंसी है, तो Fe फ्रीली तैर रहा है। और इनमें आपस में कंपैरिजन और कंपटीशन होता है। तो आप बोलो, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही उतरने लग जाए तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट नहीं करेगा? और उसमें उन इलेक्ट्रॉनों को मजबूरन किसे जाके लेना पड़ेगा? क्या Fe लेगा? Fe की तो टेंडेंसी दे देने की, वो छोड़ के आ गया, बोला हम तो सोल्यूशन में रहेंगे, अब जिसको लेना है लो। तो अब सोल्यूशन में जब बहुत सारे कैटायंस हो जाएंगे, तो कॉपर की टेंडेंसी शुरू से ही धीमा देने की थी, वो जाकर चुपचाप इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Fe तैरेगा। जरा फिर से समझिए इस चीज को। इस चीज को समझने के लिए आप एक वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में ना। अभी देखो उन्होंने क्या बोला था उत्कर्ष ने, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, अब तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो वही हम बोल रहे हैं, तो उत्कर्ष ने बोला तो वही बता देना बस। रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर। तो चलो, ये इन्होंने कहा था सर फ्रांसियम इनमें महा एक्टिव है। क्यों ऐसा वो हो रहा है? सोडियम से लेकर फ्रांसियम तक की तुम पहले रिएक्शन देखो, तब पता चले। Now these are the mnemonics which is more active than other. So लिखबा सर नाका मग अल मन जन कर फी। कड, फी का क्या मतलब है? आयरन। CD का क्या मतलब है? कैडमियम। कैडमियम, ठीक है, वो सब हम आपको दिखा देंगे, धीरे धीरे फैमिलियर आप हो जाएंगे। कोनी, कोबाल्ट, निकिल, ओके। सन, ये तो हम लोग पढ़ चुके। टिन होता है कि नहीं? टिन के कैन जिसमें पेप्सी पीते हैं। सन पी, हाँ ऐसे होगा।
भा इसमें पढ़ो, पी बी एच से भा हुआ, तो सन पी भा कु, और आइतो का क्या मतलब है, क्या आई टू, भकु आई टू। फेह, फेह में एच अलग से लिखो, 2 लेटर सिस्टम है ना सिंबल, हम ज्यादातर हम जो लोग यूज कर रहे हैं, बर्जीलियस का सिस्टम है पूरा। ये किसने बना है, तो ये Fe2 प्लस वाला है और ये Fe3 प्लस वाला है। फेह गाग, देखो फेह और गाग, बर तो पट कल ऑफ। ये हमारी सीरीज है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जरा फिर से देखें, हमने एक इक्वेशन आपको लिख के यहाँ बताई, देखो Fe और CuSO4, आयरन की नेल हमने किस में डाली बोलो, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाली। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी लेके कॉपर सल्फेट बना रहा हूँ और नेल डालता हूँ। आप देखोगे नेल हटाते ही उसमें कॉपर डिपॉजिट हुआ। वो क्यों हुआ उसका रीजन बताऊंगा, फिर जिंक डालूंगा, फिर मैग्नीशियम डालूंगा, आप एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट देखिए। तो now see, that is copper sulfate solution। हिंदी में इसको नीला थोथा भी कहते हैं या ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। ये थोड़ा पॉइजनस होता है, तो जो बोन हम लोग कॉफी में लगाते हैं गम, उसमें यूज होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया। अब इसमें नेल डालेंगे, थोड़ी देर में ब्लू कलर का हो जाएगा, हो ही रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट को गर्म करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ऐसे हो जाएगा। एंड नाउ वी विल पुट आयरन नेल इन इट। आयरन भी डाल सकते हैं, क्या कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर देखो जरा। तो हम इसमें जिंक भी डाल सकते हैं, जिंक से भी हमारा काम बन जाएगा, और आयरन भी डाल के दिखा देते हैं, दोनों देखेंगे। और देखो तब तक जिंक का देखो, ये जिंक मेटल है, जिंक को हमने इसमें डाल दिया। तो जब तक हम रिएक्शन करके दिखाएंगे और भी चीज़ें डाल दें, मैं इसमें लेड भी डाल दें, लेड का सिक्का भी डाल दें, सब पे कॉपर डिपॉजिट। फिर दूसरे सोल्यूशन में एक FeSO4 का भी सोल्यूशन बनाते हैं। Fe को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, देख के बताओ। ये आयरन की पत्ती है, दिस इज आयरन, ठीक है। तो आयरन की स्ट्रिप है, इसको इसमें डाल दिया, 2 चीज डाली है, एक जिंक की है और एक किसकी है, आयरन की है। तो थोड़ी देर इसमें होने दो रिएक्शन, कुछ थोड़ी देर डिस्प्लेसमेंट में होगा। अब देखो ना, अब इस चीज को दिव्या समझे क्या हो रहा है, बोलो क्या कह रहे हो। हाँ, फ्लोरीन, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी। आप अच्छा देख रहे हो कि ऐसी एक्टिविटी सीरीज है जिसमें बीच बीच में आप क्या देख रहे हो, बोलो। ये 5 नॉन मेटल भी हैं, इनको अब हम समझेंगे। मेटल में जो सबसे पहले है वो मोस्ट रिएक्टिव, और नॉन मेटल में जो सबसे बाद है वो मोस्ट रिएक्टिव। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी है और मेटल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आप ये देखो, व्हाट डज इट मीन बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या कह रहा हूं, बोलो। दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा देखिए, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, किसको डिस्प्लेस कर दे, लेस रिएक्टिव मेटल, उसको हटा दे। वो उसके अंदर सॉल्यूशन में था लेकिन उसने उसको हटा दिया। सो इट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन।
ये किसका सोल्यूशन था? क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्ट का सोल्यूशन था? ये सब सॉल्ट ही तो रखे हैं जो 100 तरीके के हैं। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड उसको हटा दिया। देखो इसको हटा दे कहे कॉपर से कि तुम हटो, अब मैं अब अपना सोल्यूशन बनाऊंगा। ये जरा ध्यान दो, पहले इस सोल्यूशन में कौन रह रहा था? कॉपर, और इसको किसने हटाया? Fe ने। इसमें पहले कॉपर था और SO4 था, तो Fe उतरने लगा सोल्यूशन में, और पीछे क्या छोड़ने लगा लिया बताओ? नेल में क्या छोड़ के आ गया? इलेक्ट्रॉन। Fe2+ निकला, तो पीछे उसने जैसे इलेक्ट्रॉन से मॉडल नहीं बताया कि Na+ उतरने लग जाए सोल्यूशन में, तो पीछे इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ के पीछे से आ गया, और उन इलेक्ट्रॉनों को किसने जाके एक्सेप्ट कर लिया? कॉपर ने। तो सोल्यूशन थोड़ी देर में बताओ किस कलर का हो जाएगा दिव्या? रेड ग्रीन बता दिया, लाइट रेड। बोली FeSO4, ये सोल्यूशन ही बदल गया। बोली अभी FeSO4 बन गया है, ताशी ने बताया। और साथ में या वो देख रही है उसको कि धीरे धीरे इसका ग्रीन कलर, भाई ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज होती है, थोड़ी देर में हो ही जाएगा रेड ग्रीन। तो उन्होंने देखा ये ग्रीन हो रहा है हल्का ग्रीन, सर रेड ग्रीन हो जाएगा। कितना जल्दी बताया इन्होंने। और साथ में क्या कॉपर, या हमने आपको जब उस दिन भी दिखाया था FeSO4 का कैसा कलर था? फेरस सल्फेट, लाइट ग्रीन। तो इसका सोल्यूशन भी लाइट ग्रीन हो जाएगा। उस दिन तो रिएक्शन दिखाई थी, वीडियो भी दिखाया होगा, ऐसा कलर होने वाला है। तो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? यही तो फेरस सल्फेट है, तो वहाँ क्या बन गया बताओ? फेरस सल्फेट बन गया। तो जैसा इसका कलर है अभी लाइट ग्रीन, अभी इसमें पानी डाल दे तो ये और ग्रीन हो जाए, वाटर होने से इसकी ग्रीननेस बढ़ जाए। तो जरा इसमें देखें यहाँ क्या हो रहा है बोलो? इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड मेक्स, देखो अलग कर दिया, बोला तुम हट जाओ, तुम कहीं जाओ, तुम जाके आयरन नेल में चिपको, कंटेनर की वाल में चिपको, हमें लेना देना नहीं, तुम हट जाओ बस यहाँ से। या जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाके उनको एक्सेप्ट करो, जाके एक्सेप्ट करेगा उसको। एंड मेक सेल्फ सोल्यूशन, अपना सॉल्ट सोल्यूशन बनाता है कि नहीं? जरा डिफाइन तो करो, व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जरा बोलो। In single displacement reaction, both reaction element displaces that is less reaction. ये और अच्छा रीजन है, जो कितना स्किल है। हम लोग मेटल की बात कर रहे थे, एलिमेंट पे आ गए। बोले सर आपने नॉन मेटल तो कवर ही नहीं किया, हम एलिमेंट कर रहे हैं, कितना फाइनली बची हैं। नहीं, हम 2 स्टेप में बता रहे हैं, बच्चे हैं बहुत तेज हैं। दैट इज मोर रिएक्टिव, उन्होंने कहा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिखो, मेटल और नॉन मेटल, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल। समझ में आई बात कि नहीं? तो मोस्ट, अब मेटल लिखो ही मत, जब वो एलिमेंट पे आ गए तो हम लोग भी फिर फाइनल में, जब बच्चे तेज हैं तो क्या किया जाए? मोस्ट रिएक्टिव क्या लिखो बोलो? मेटल, और या फिर क्या लिखो? नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी एक खेल चलेगा, अभी हम बताएंगे एग्जांपल से कि कैसे होता है। डिस्प्लेसेस, किसको डिस्प्लेस करेगा बोलो? डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, और किसको बोलो? नॉन मेटल। सर इसके लिए एलिमेंट लिख सकते हैं। अब दोनों की जगह सिर्फ एलिमेंट लिखो। देखो अब तुम किसको फॉलो करते हो? दिव्या को फॉलो करो ऑनलाइन या जायसवाल क्लासेस को, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उनकी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो एलिमेंट लिखो, हमारी को कर लो एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी एलिमेंट लिख दो, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक A सोल्यूशन है और B SO4 है, तो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा बताओ? SO4 प्लस B। इससे क्या पता चलता है बोलो? A ज्यादा रिएक्टिव है कि B? क्योंकि A ने उसको हटा के खुद सोल्यूशन बना लिया। क्लियर? A is more reactive than B। इतनी बात समझ आ गई? इस सोल्यूशन में दिव्या इसका क्या कलर है? नहीं, कॉपर सल्फेट का तो रेड ग्रीन कहाँ है? ग्रीन भी कहाँ है? लाइट ब्लू। कलर की पहचान नहीं है, ठीक है? कलर की पहचान रखो। इसमें देखो तुम्हें कॉपर एक डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा है, रेड ब्राउन। धीरे धीरे इस पर कॉपर आ रहा है, तुम हाथ से टच करके भी देखो कि तुम्हारे हाथ में कॉपर आ जाएगा। कॉपर का कुछ नहीं है,
वो रेड कलर का कॉपर है, ये ऐसा है ना, इसमें देखो पूरा डिपॉजिट हो गया, कॉपर आ गया कि नहीं? थोड़ी देर में कि कल रखेंगे इस पे भी आने लगा है कॉपर, कल तक पूरा आ जाएगा पूरा कॉपर। इसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का कॉपर है। अभी हम वीडियो में प्योर शेयर करेंगे, इसमें लगाओ ब्राउन आ रहा है, देखो इनके हाथ में कितना अच्छा ब्राउन है, देखो सही है। चलो ये इससे ब्राउन कलर में कॉपर आ गया, रेडिश ब्राउन, और धीरे धीरे इसका सोल्यूशन इस पे भी आने लगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, तो धीरे धीरे आने लगा, उंगली लगाओगे तो उस पे आया होगा। ये इस पर भी देखो, इस पर तो चढ़ी गया ब्राउन, कॉपर इस पे आता जा रहा है, आया कि नहीं ब्राउन, तो इस पे धीरे धीरे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया। ओके, तो अब हम देखेंगे कि नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, ये कल तक होगा लेकिन वीडियो में अभी हो जाएगा, तो वीडियो में हम देखेंगे। पानी में सोडियम डालो, सोडियम वो सब वो हाइड्रोजन को करते हैं, लेकिन अभी हम पहले मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और जैसा दिव्या ने बताया सब नॉन मेटल टू मेटल, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, बच्चे कॉमन भी है ना, तो कॉमन बच्चों के लिए पहले मेटल टू मेटल देखें। सो लेट अस